फेडरलिज्म क्लास 10th का चैप्टर 2 है। बहुत से बच्चों ने डिमांड की कि आप इस पे वीडियो बनाइए क्योंकि ये चैप्टर ठीक से समझ में नहीं आता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसको पढ़ाना शुरू करता हूँ। होप सो डैट यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। सबसे पहले इसका ओवरव्यू। इससे पहले के चैप्टर में आपने नोट किया कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग से आप समझिए, पावर शेयरिंग का मतलब ये हुआ कि अगर आप जो गवर्नमेंट होती है बेसिकली वो कोई भी गवर्नमेंट हो, जैसे इंडियन गवर्नमेंट के एग्जांपल के बारे में बात करते हैं तो इसके लेवल्स अलग अलग होते हैं। एक जैसे इंडिया के अंदर बात करें तो एक सेंट्रल लेवल है, फिर यहाँ पे एक स्टेट लेवल है और लास्ट में एक लोकल लेवल है। और इसके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे एक होता है लेजिस्लेचर, फिर एक होता है इसका एग्जीक्यूटिव और थर्ड होता है इसमें जुडिशरी। अब ये इंडियन गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में, हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में इस तरह से इसको समझेंगे आगे चल के। लेजिस माने लॉ, एग्जीक्यूटिव माने जो ये जो लॉ बनता है इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, और इन दोनों में अगर कोई डिस्प्यूट है तो जुडिशरी के पास हम जाएंगे। और ये डिफरेंट लेवल्स हैं इंडिया के अंदर, जैसे सेंट्रल, स्टेट और लोकल। तो इसमें किस तरह से आपस में पावर शेयर किया जाता है, इसको माइंड में रखते हुए फेडरलिज्म को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो ये कह रहा है कि ये मेजर फॉर्म है पावर शेयरिंग का जो डेमोक्रेसीज़ हैं उनके अंदर। इस चैप्टर में फोकस करेंगे पावर शेयरिंग पे। इसी पावर शेयरिंग को फेडरलिज्म भी कहते हैं। तो नटशेल में आप कह सकते हैं फेडरलिज्म इज़ अ टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म को जनरल टर्म्स में, फिर जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है उसमें अंडरस्टैंड करेंगे इसकी थ्योरी, प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। इंडिया के अंदर फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है, क्योंकि हम सब इंडिया में ही रहते हैं और इंडिया में गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, पावर शेयरिंग कैसे होती है, इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। ए डिस्कशन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज फॉलोड बाय एन एनालिसिस ऑफ द पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स। ये पूरा दिया हुआ है कि आप इस चैप्टर में क्या क्या आपको आगे पढ़ना है। और लास्ट में लोकल गवर्नमेंट जो थर्ड टायर है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, एक सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। तो फेडरलिज्म को हम स्टार्ट करते हैं। फेडरलिज्म, सबसे पहले आप बेल्जियम और श्रीलंका के पर्सपेक्टिव में ये कह रहा है कि एक एग्जांपल लेके आपको ये समझाएगा, एंड दैट वी सॉ इन लास्ट चैप्टर। इससे पहले के चैप्टर में आपने देखा, तो आप रिकॉल करें कि वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो वहाँ के लॉज थे, लॉ बुक थी बेल्जियम की, तो जो मेजर चेंज हुआ था उसमें वो क्या हुआ था, वॉज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव दोज पावर्स टू द रीजनल गवर्नमेंट। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो वहाँ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसके जो पावर्स थे, जो वहाँ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, कहाँ की, बेल्जियम की, बेल्जियम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसके जो पावर्स थे इसको रिड्यूस किया गया, मतलब इसको रिड्यूस किया। और इस पावर को कैसे जो वहाँ की रीजनल जो गवर्नमेंट्स थी, जो प्रोविंसेस थे, उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया पावर को। ये एक की चेंज हुआ था। किसमें चेंज हुआ था, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में। रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर, मतलब पहले भी वहाँ रीजनल गवर्नमेंट्स थी, लेकिन उनके अपने रोल्स और पावर्स थे। बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब रीजनल गवर्नमेंट के पास जितनी पावर थी बेल्जियम के अंदर, ये बेल्जियम के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, तो रीजनल गवर्नमेंट के अंदर जितनी पावर थी तो सेंट्रल कभी भी उसको विड्रॉ कर सकता था। जब दिल चाहता था वो इसको ये सारे पावर्स को ये घसीट सकता था अपनी तरफ, सेंट्रल विड्रॉ कर सकता था। यहाँ यही आपको समझा रहा है। अब कह रहा है द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 वाज दैट अब जो चेंज हुआ, जो मेजर चेंज हुआ कि रीजनल गवर्नमेंट्स वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट देयर वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द, कि अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करेंगे। मतलब रीजनल गवर्नमेंट जो है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करेगी। पहले क्या होता था, आपने देखा इस पैरा में कि सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, वो जब भी चाहता था रीजनल गवर्नमेंट से पावर को विड्रॉ कर लेता था। लेकिन 1993 में क्या हुआ कि भाई अब जो है आप रीजनल गवर्नमेंट के पावर्स को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और ये डिपेंडेंट, नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं बेल्जियम में पहले क्या था, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी बेल्जियम के अंदर, और वो वहाँ से किस में शिफ्ट हो गई, ये कह रहा है फेडरल फॉर्म में। मतलब पावर जो है वो शेयर होने लगा, जैसे कि आपने लास्ट उसमें देखा था पेज पे कि बेसिकली पावर शेयरिंग को ही हम फेडरलिज्म कहते हैं।
अब ये कह रहा है कि श्रीलंका के केस में क्या हुआ, श्रीलंका के केस में फॉर ऑल पर्पसेज अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर्स, मतलब जो नेशनल गवर्नमेंट थी उसी के पास सारे पावर्स थे। जो वहाँ के तमिल लीडर्स थे, ये बहुत डिस्प्यूट भी चला है, अगर आप पीछे जाके हिस्ट्री में जाके देखेंगे कि वहाँ तमिल लीडर्स ने बहुत मूवमेंट क्रिएट किए हैं, वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। वो चाहते थे कि श्रीलंका जो है वो एक फेडरल सिस्टम बने। तो कह सकते हैं कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। मतलब फेडरलिज्म वो सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर बटी होती है सेंट्रल अथॉरिटी में, मतलब सेंट्रल लेवल पे, और जो कंट्री के अंदर जो भी रीजनल यूनिट्स होती हैं उसमें। अब यहाँ कह रहा है यूजुअली जनरली फेडरलिज्म के दो लेवल्स होते हैं। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, जैसे इंडिया के केस में आपने देखा कि ये सेंट्रल लेवल जो है इंडिया में ये रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे इंटायर कंट्री के लिए। तो वो यही कह रहा है कि इंटायर कंट्री डेट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। ये आगे चल के आप देखेंगे कि ये ऐसे स्टेट्स और सेंट्रल, स्टेट और सेंट्रल के बीच में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो म्यूचुअल दोनों लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कुछ के लिए सिर्फ सेंट्रल होता है। जैसे इंडिया के केस में अगर आप देखिए रेलवेज़, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सेंट्रल जिसके लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है इंटायर कंट्री के लिए। एजुकेशन सेंट्रल और स्टेट दोनों रिस्पॉन्सिबल है। रेलवेज़ के लिए सिर्फ सेंट्रल है, स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सेंट्रल का सब्जेक्ट है। तो यहाँ ये यही कह रहा है कि इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि हिंदी इंग्लिश मैथ, सब्जेक्ट से मतलब होता है डिपार्टमेंट्स, ऐसे टॉपिक्स या जिस पे काम किया जाए फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स। सिंपल है, पावर शेयरिंग में सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, और इंडिया के पर्सपेक्टिव में लोकल लेवल भी थी। बेल्जियम के पर्सपेक्टिव में आपने देखा कि सेंट्रल और रीजनल लेवल था। 1993 में रीजनल लेवल को ज़्यादा ऐसे पावर्स दिए गए कि अब वो ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट पे, बेल्जियम के केस में। तो द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल, ये हो गया, बट बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। उसके बाद आता है यहाँ पे, इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कॉन्ट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट। इस सेंस में जो फेडरेशंस हैं और यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब बिल्कुल अपोजिट। अंडर द यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सिर्फ यूनिट। यूनिट का मतलब ही आप समझते हैं, मैथ्स में भी आपने पढ़ेगा, यूनिट माने एक या इकाई या वंस। तो यहाँ पे यही कह रहा है, यूनिटरी सिस्टम में क्या है, देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये मतलब सब कुछ पावर जितना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकता है प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट्स को, लेकिन इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। बहुत क्लियर है, फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकता है कुछ करने के लिए। वो डिफरेंट रूल्स हैं, वहाँ कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब जहाँ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती है, विच इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ये भी उसके लिए जवाबदेह नहीं होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोर और लेस होता ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल या असरदार साबित होती है और होती है। लेकिन दोनों गवर्नमेंट्स का जो मेन मोटो वही है कि ये दोनों गवर्नमेंट्स जो है आंसरेबल टू द पीपल, और ये गवर्नमेंट का मेन फंक्शन ही ये है टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी आंसरेबल रहती है लोगों के लिए। गवर्नमेंट का काम ही यही है कि वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब कुछ की